हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो लैब असिस्टेंट का ज्योग्राफी का सिलेबस डाल दिया ना सर ने? बिल्कुल, मैंने उनको कल ही बोला था, तो कल उन्होंने सिलेबस डाल दिया था। और उसके बाद में जो बायोलॉजी का यानी कि साइंस डिपार्टमेंट का जो सिलेबस था वो मैंने पहले ही डाल दिया था। तो आप हमारा चैनल है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, उसका जब पूरा आप चैनल खोलोगे तो उसकी प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। मतलब जब आप प्लेलिस्ट खोलते हो तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है जॉब इंफॉर्मेशन, है ना? क्या करें, बाहर डॉग्स हैं छोटे छोटे, लड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। आज अपना टॉपिक है फिजिक्स का। तो टॉपिक का नाम है ध्वनि के गुण। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ना थोड़ी मतलब रियल लाइफ की फीलिंग्स इसमें लानी होगी, और रियल लाइफ की चीजें इसमें थोड़ा सा ऐड होंगी, तो थोड़ा सा मतलब इसको इंटरेस्ट बनाकर समझेंगे अपने। इंटरेस्टिंग भी है और यहां से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कई बार। और इस टॉपिक को अगर करना है तो पहले वाली जो ध्वनि की जितनी भी क्लासेज है, कंप्लीट फिजिक्स बाय नरेंद्र सर, वो आप उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर फिजिक्स के पूरा है, और उसी प्लेलिस्ट में आपका लाइट चैप्टर पड़ा हुआ है, उसकी 4 क्लासें, वो भी आप पूरा देख के आइए, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और जो मतलब बच्चे हैं जिन्होंने 10th में अच्छे परसेंटेज है, 95 प्लस मार्क्स हैं जिनके, तो उनके लिए डाक विभाग में भर्ती आई है। बहुत अच्छी पोस्टें हैं भाई। तो जिन्होंने कोरोना में 10th पास की थी उनकी तो मौज ही मौज है। फॉर्म भराओ, मेरिट बेस पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए करते हैं शुरू। ध्वनि के गुण। चलिए अब देखो, एक ध्वनि का परावर्तन। किसका? ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि परावर्तन, तो परावर्तन का मतलब क्या होता है? हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। किसका? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन है वो क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब प्रवेश नहीं करती तो माध्यम के दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। इसी की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, है ना? प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो कल मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी कि टीवी रंगीन ही क्यों दिखाई देता है, तो वो भी प्रकाश के परावर्तन पर ही आधारित होता है। प्रकाश के 3 रंग होते हैं, वो आप सारा प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें सारी डिटेल दी हुई है। तो प्रकाश का परावर्तन तो समझ में आ गया। और आपको पता है कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में गमन। ध्वनि में भी परावर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन। ये क्या होता है? वही ध्वनि तरंगे जब जाती है तो पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, ये ध्वनि का परावर्तन है। जैसे प्रकाश का परावर्तन वैसे ही ध्वनि का परावर्तन। तो समझते हैं, ध्वनि तरंग एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको किसी को कोई डाउट है ना? चलो फिर भी देखते हैं, डाउट है नहीं है, कोई नहीं। इसने कहा है कि ध्वनि तरंग, कोई भी ध्वनि की तरंग है, तो बनाते हैं ध्वनि की तरंग को। यहां से ध्वनि तरंग निकली तो ये जैसे इस पर टकराएगी तो यह पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी, पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी। इस तरह से वो कहीं भी जा सकती है, बस माध्यम से टकराएगी। तो ये पहला माध्यम है। कौन सा है? ये माध्यम फर्स्ट और ये माध्यम सेकंड है, इधर वाला माध्यम सेकंड। तो ये सेकंड माध्यम का आपका पृष्ठ होता है, यानी कि ऊपरी भाग। तो माध्यम दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर क्या बोला है कि ध्वनि तरंग एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर, ये इसका पृष्ठ है ना, इसके पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, यही है ध्वनि का परावर्तन। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है यह प्रकाश के परावर्तन के समान ही होता है। बिल्कुल भी, अभी तक तो समान ही लग रहा है। यह भी प्रकाश के परावर्तन के समान ही होता है, जैसे कि अभी भी बिल्कुल ये समान ही लग रहा है। लेकिन लो जी, यहां पर लेकिन, वहां पर कुछ और बात होगी। लेकिन परंतु ध्वनि की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण
इसका परावर्तन बड़े आकार के पृष्ठों से अधिक होता है, या बड़े आकार के पृष्ठों पर इसका परावर्तन होता है वो अधिक होता है। ध्वनि की तरंग दैर्ध्य होती है ज्यादा, तरंग दैर्ध्य ज्यादा, वो ज्यादा दूर तक गति करेगी, और जो बड़े आकार के पृष्ठ होते हैं उस पर इसका जो परावर्तन होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी दीवार, पहाड़ या पृथ्वी तल, दीवार, पहाड़ या पृथ्वी तल, वहां पर इसका परावर्तन होता है वो ज्यादा होता है। बड़े आकार के, जितना बड़ा आकार का पृष्ठ उतना बड़ा ही उसका परावर्तन। सर समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। ये मान लीजिए ध्वनि स्रोत है, ये कोई छोटा है, तो यहां पर इससे टकराया, यहां पर टकराया, यहां पर टकराया, यहां पर ये परावर्तन हो गया। ये छोटा पृष्ठ है, लेकिन ये आपका बड़ा पृष्ठ आ गया, तो इसका परावर्तन ज्यादा होगा। इस तरह से ये परावर्तन ज्यादा होगा, तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं ना। तो छोटा आकार का पृष्ठ तो मतलब ध्वनि का परावर्तन कम, और पृष्ठ बड़ा है तो ध्वनि का परावर्तन भी ज्यादा होगा। अब तो क्लियर हो गया? बिल्कुल सर हो गया। एग्जाम्पल है आपका दीवार, पहाड़ और पृथ्वी तल। देखो दीवार, पहाड़ या पृथ्वी तल, इस पर परावर्तन होता है वो ज्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका ध्वनि का परावर्तन ही है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। अगला है ध्वनि के गुण में प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, सर ये क्या है? नाम अजीब लग रहा है, लेकिन अब इसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। प्रतिध्वनि, प्रति का मतलब विपरीत, ध्वनि का यानी कि ध्वनि के विपरीत ध्वनि, ध्वनि के विपरीत ध्वनि। चलो इसको समझते हैं, कोई ज्यादा खास बात नहीं है पर फिर भी समझते हैं। जैसे फिल्में देखी हैं, हिंदी फिल्में पुरानी, तो उसमें क्या होता है, जब पहाड़ों वाले सीन आते हैं ना, वहां पर देखना, जब हीरो और हीरोइन वहां पर घूमने वगैरह जाते हैं, तो वहां पर वो आवाज लगाता है ना, आई लव यू फलानी, आई लव यू ये वगैरह, वो आवाज लगाता है, तो सामने से आवाज आती है, सामने से उसको आवाज, वही आवाज सुनाई देती है, वही आपकी होती है प्रतिध्वनि। देखा होगा फिल्मों में, देखा होगा फिल्मों में, वही चीज है प्रतिध्वनि। अब आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो गई है कि सर प्रतिध्वनि समझ में आ गया, अब साइंस में समझाओ ये क्या है। अब अपने इसका शुरुआत करते हैं। चलिए, जो ध्वनि किसी दृढ़, दृढ़ यानी कि कठोर, दीवार, पहाड़ या गहरे कुएं ईटीसी यानी कि अधिक, चाहे वो दीवार हो गया, चाहे वो आपका पहाड़ हो गया, या गहरे कुएं हो गए, से टकराने के बाद पुनः सुनाई देती है, के बाद पुनः सुनाई देती है। नहीं तो एक एग्जांपल हो रहा है, गांव में या खेतों में ना बड़े बड़े कुएं होते हैं गहरे, आप उसमें ना आवाज लगाना कोई भी, तो आपको सामने से एक आवाज सुनाई देगी, वही सेम आवाज, वही प्रतिध्वनि है। तो टकराने पर यह के बाद आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि, अब इसकी 2-3 कंडीशंस हैं। प्रतिध्वनि आपको समझ में आ गया कि जो ध्वनि किसी दृढ़ दीवार, पहाड़ या गहरे कुएं से टकराने के बाद सुनाई देती है, जो आपने बोला वही आपको वापस सुनाई दे जाएगा, जो आपने बोला है वही आपको वापस सुनाई दे जाएगा, तो वो होगा आपकी प्रतिध्वनि। कुछ शर्तें हैं इसकी, देखते हैं क्या है। यदि श्रोता यानी कि सुनने वाला परावर्तन के सतह के बहुत निकट खड़ा है, मतलब क्या है इसका, कि सुनने वाला जो बोलेगा वही सुनेगा, इसमें पहली कंडीशन तो ये है। जैसे मैं बोल रहा हूं और मैं ही उसको सुनूंगा, तो श्रोता भी मैं हो गया, है ना, यानी कि सुनने वाला। अब जैसे ही मैंने बोला, गहरे कुएं में आवाज लगाई, है ना, तो वही आवाज मुझे वापस सुनाई देगी। इसने बोला है कि यदि श्रोता परावर्तन सतह जहां से ध्वनि टकराकर वापस आएगी, जहां से ध्वनि टकराकर वापस आएगी कि बहुत निकट खड़ा है, यानी कि परावर्तन सतह है और सुनने वाले के बीच अगर गैप या दूरी कम है, तो प्रतिध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी, प्रतिध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। अब जैसे मान लीजिए ये परावर्तक सतह है, मैं इसके सामने बोल रहा हूं बायोलॉजी किंग, मुझे वापस इससे टकराकर नहीं सुनाई दे रहा ना, नहीं दे रहा। लेकिन वही मैं गहरा कुआं है, तो गहरे कुएं में उसका परावर्तन सतह क्या होगी, परावर्तक सतह क्या होगी, दूर होगी मेरे से। तो जैसे मैं उसको बोलूंगा बायोलॉजी किंग, तो उसमें आवाज आएगी बायोलॉजी किंग, समझ रहे हो ना, ये फील करने वाली बातें हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि दूरी, अगर बहुत दोनों के बीच में दूरी कम है ना, दूरी कम है, तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, अगर आपको स्पष्ट अपनी प्रतिध्वनि सुननी है,
तो उस ध्वनि को सुनने के लिए स्रोत यानी कि जो ध्वनि का स्रोत है और परावर्तक सतह है के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर की होनी चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप खुद पर ये एग्जांपल करते हो तो आपके बीच और परावर्तक सतह के बीच मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। मिनिमम दूरी कितनी, याद रखने वाली बात है, मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चों? मिनिमम दूरी होनी चाहिए आपकी 17 मीटर। कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। क्लियर? चलिए सर, इतना तो समझा। सर ये दूरी कम क्यों होनी चाहिए? इतनी दूरी ही क्यों होनी चाहिए? 17 मीटर दूरी ही क्यों नहीं होनी चाहिए? इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं? ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम क्यों नहीं होनी चाहिए? तो इसका रीजन देखो प्यारे बच्चों क्या है कि मैंने बोला है कि अगर परावर्तक सतह और स्रोता के बीच दूरी कम है, तो आपको प्रतिध्वनि वो सुनाई नहीं देगी। और अगर आपको स्पष्ट परावर्तक ध्वनि या प्रतिध्वनि आपको सुनना चाहते हो, आप अपनी स्पष्ट ध्वनि अपनी सुनना चाहते हो। लाइट चली गई है, थोड़े से रोशनी कर लेते हैं भाई। अगर आपको स्पष्ट प्रतिध्वनि आपको सुननी है तो आपको क्या करना होगा? दोनों के बीच में यानी आपके बीच में और परावर्तक सतह के बीच में आपको 17 मीटर, कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। ठीक है सर, इतना तो समझे। सर 17 मीटर से कम हो तो, या 17 मीटर ही क्यों होनी चाहिए? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका रीजन क्या है। चलिए लाइट वापस आ गई, अभी वापस कर लेते हैं इसको थोड़ा सा सेट। चलिए, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखो प्यारे बच्चों, इसका रीजन है, इसका कारण यह है कि जब हमारा कान ध्वनि को सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकंड तक रहता है। यह बात लिखने बढ़िया, 0.1 सेकंड। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो मुझे, तो हमारे कान ने ध्वनि सुनी और उसने मस्तिष्क तक भेजी, तो मस्तिष्क में उसका जो प्रभाव रहेगा 0.1 सेकंड तक रहेगा। यानी कि 1 सेकंड का एक हिस्सा, 0.1 सेकंड तक इसका प्रभाव रहेगा। 0.1 सेकंड तक इसका प्रभाव रहेगा। और यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि आएगी तो वह पहली के साथ मिक्स हो जाएगी। अब देखो, पास में होगा, मान लो कोई ध्वनि पास में है, जैसे ये ध्वनि स्रोत पास में है, तो यहां से प्रतिध्वनि आएगी, हमारे मस्तिष्क पर 1 सेकंड रहेगा, लेकिन ध्वनि पास में होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, इसलिए वो दूसरी ध्वनि के साथ मिक्स हो जाएगी, तो वो हमें स्पष्ट चीजें नहीं सुनाई देगी। लेकिन दूर होगी तो आएगी, 1 सेकंड के बाद में वो दूसरी ध्वनि पहुंचेगी। इसलिए मतलब ये जो 17 मीटर है वो कैलकुलेशन करके निकाला गया है, कैलकुलेशन करके ही निकाला गया है। इससे ज्यादा होगी ना तो 0.1 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा दोबारा उस ध्वनि को पहुंचने के लिए, तो हमें प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देगी। चलिए आगे देखते हैं। इस अवधि में अन्य ध्वनि आएगी तो वह पहली ध्वनि के साथ मिक्स हो जाएगी। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ये देखो पहले इस बात को समझो कि 17 मीटर ही क्यों है। तो इसका कारण यह है कि जब हमारा कान ध्वनि को सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकंड तक रहता है। यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि आएगी, यानी कि 0.1 सेकंड वाली अवधि में अगर कोई अन्य ध्वनि आ जाए तो पहली वाली ध्वनि के साथ वो मिक्स हो जाएगी। हमने जो पहले शब्द बोले हैं दूसरे शब्द भी उसके साथ मिक्स हो जाएंगे, तो दोनों शब्द समझ में आएंगे? नहीं आएंगे। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, अब आपको क्लियर प्रतिध्वनि सुननी है, आपने क्लियर प्रतिध्वनि सुननी है, तो उसके लिए परावर्तक सतह यानी कि ये वाली सतह, और श्रोता यानी कि आप या हम, श्रोता से कम इतनी दूरी हो कि परावर्तित ध्वनि उस तक पहुंचने में 0.1 सेकंड से अधिक समय ले। वेरी गुड बात बोली है इसने कि कम से कम, अब इसने पहले दूरी बता दी है कितनी, कि 17 मीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब 17 मीटर का रीजन क्या है? इसने बोल दिया कि हमारी जो हम बोलते हैं या उसकी प्रतिध्वनि आती है, तो जो ध्वनि हमारा कान सुनता है ना, वो 0.1 सेकंड तक हमारे मस्तिष्क या ब्रेन पर उसका प्रभाव रहता है। अगर इस टाइम के अंदर
यानी कि इस 0.1 सेकंड या उससे कम समय के अंदर दूसरी ध्वनि आएगी तो वो उसके साथ मिक्स हो जाएगी और हमें प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक सतह है और श्रोता से कम इतनी दूरी पर हो। और इसने बोला कि कम से कम इतनी दूरी पर हो कि जो ध्वनि परावर्तित ध्वनि आई है या जो प्रतिध्वनि आई है उस तक पहुंचने में 0.1 से ज्यादा समय ले। यानी कि जो प्रतिध्वनि पृष्ठ से टकराकर ध्वनि गई, पहले पृष्ठ से टकराकर वापस आई श्रोता के कान तक, तो वापस आने तक उसे कितना टाइम लगना चाहिए? 0.1 सेकंड से ज्यादा, 0.1 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगना चाहिए। ध्वनि द्वारा वायु में तभी हमें स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगी, तभी हमें क्या सुनाई देगी? स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगी। और वो दूरी कितनी कैलकुलेट की गई है? वो दूरी कैलकुलेट की गई है प्यारे बच्चों लगभग 17 मीटर, लगभग 17 मीटर। कैसे कैलकुलेट की गई है हम भी देख लेते हैं। तो वायु ध्वनि द्वारा वायु में 0.1 सेकंड में चली गई दूरी, 0.1 सेकंड में कितनी दूरी चलता है जी? 0.1 समय इंटू ध्वनि की चाल कितनी होती है? अब देखो यहां से निकालते हैं, चाल का सूत्र क्या होता है? यहां से निकालो, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय सूत्र होता है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल होती है सर कितना बताएं आपको 332 होती है ना, याद करो 332। दूरी हमें ज्ञात करना है तो 0.1 सेकंड हमारे पास समय है, तो दूरी का दूरी लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करो दूरी से, तो दूरी ज्ञात करना है तो दूरी बराबर 332 इंटू 0.1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33.2 मीटर। 33.2 मीटर, ये मीटर में है, ये भी मीटर में, 33.2 मीटर आ गया आपका आंसर। दूरी कितनी है? 33.2 मीटर। ठीक है सर, ये आपकी 33.2 मीटर दूरी आई है। कितनी आई है? 33.2 मीटर दूरी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने तो 17 मीटर लिखी है, ये 33.2, तो 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड आने में, तो बटा में इसके, अतः ये आपको दूरी मिल गई 33.2 मीटर, याद रखो। अतः यदि हम कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उससे प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल की दूरी कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो अब ध्वनि जाएगी और वापस आएगी, आना जाना 2 हो गया, तो बटा में 2 कर दो, तो इसका आ जाएगा लगभग आपका 16.6 मीटर आ गया। तो आपका एवरेज हो गया 17, लगभग 17 मीटर। प्रतिध्वनि द्वारा हम, अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ध्वनि की चाल वायु में पता है, समय इसने दे ही दिया, तो इससे अपने दूरी कैलकुलेट कर ली 33.2 मीटर। अब प्रतिध्वनि सुनना है तो एक आने वाला समय और एक जाने वाला समय, इसको डिवाइड करेंगे। प्रतिध्वनि का मतलब 2 बार ही होगा ना, एक तो ध्वनि आ जाएगी और दूसरी आएगी, तो 2 बार कैलकुलेट करेंगे। तो 33.2 को काटोगे तो 16.6 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि लगभग 17। इस तरह से ये मान कैलकुलेट किया गया है। अब देखिए प्रतिध्वनि द्वारा हम, यानी कि प्रतिध्वनि के उपयोग है, क्या उपयोग है? प्रतिध्वनि द्वारा हम समुद्र की गहराई नाप सकते हैं। पूछा गया क्वेश्चन, प्रतिध्वनि द्वारा हम समुद्र की गहराई नाप सकते हैं। मैंने आपको ध्वनि वाले चैप्टर में करवाया था। वायुयान की ऊंचाई के ऊपर हवाई जहाज वगैरह उड़ रहे होते हैं, उसकी आप ऊंचाई याद कर सकते हो, कितना ऊंचा हवाई जहाज उड़ रहा है। समुद्र स्थित पहाड़ की दूरी का माप कर सकते, यानी कि समुद्र नहीं है, सुदूर यानी कि बहुत दूर अगर कोई पहाड़ स्थित है तो उसकी आप दूरी भी माप सकते हो। यह है आपका प्रतिध्वनि। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, बहुत ही अच्छा, और बहुत मजा आया मुझको आपको पढ़ाने में। जिन बच्चों को अच्छा लगा वह ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चलती वीडियो में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई चीज नहीं समझ में आई हो दोबारा पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, अनुरणन। स्क्रीनशॉट पहले ले लेना भाई, बार बार वो आपको कहना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आपको पता ही है अभी अपने पास छोटा सिस्टम है, तो फिर स्क्रीनशॉट पहले ही लेके रख लो या साथ के साथ लिखते जाओ। वीडियो को पॉज करो, कुछ भी करो, पढ़ना के लिए इतना तो करना पड़ेगा, है ना। और हाँ, 7-8 दिनों में या 10 दिनों में आपको हिंदी के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए अगला है अनुरणन। क्या है? अनुरणन। यह भी प्रतिध्वनि जैसा ही है, यह भी प्रतिध्वनि जैसा ही है।
अब ये क्या है, प्रतिध्वनि जैसा ही है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, थोड़ा सा समझना है। ध्वनि का हॉल की दीवारों, हॉल यानी कि कोई भी रूम, बड़ा रूम होता है ना, जैसे अपने हॉल बोलते हैं घरों में, वही है ये। ध्वनि का हॉल की दीवारों, छतों और फर्शों से बहुत परावर्तन होता है। ये कहता है कि जो ध्वनि का परावर्तन होता है वो छतों से ज्यादा होता है, हॉल की जो बड़ी दीवारें होती हैं या फर्श होता है वहां पर ध्वनि का परावर्तन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी सीधी सी बात है, वो दृढ़ माध्यम है तो परावर्तन तो होगा ही, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसके कारण ही, अब इससे रीजन क्या है, इससे कुछ बातें आपको सीखने को मिलेगी, वो देखते हैं। इसके कारण ही ध्वनि स्रोत को, यानी कि जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि स्रोत को एकदम बंद कर देने पर भी हॉल में एकदम ध्वनि बंद नहीं होती। क्या कहना चाहता है ये, जैसे ही आप ना एक काम करना, अपने घरों में कभी मौका मिले, जैसे त्योहार का मौसम आता है खास करके दीपावली पर, तो जैसे अपने घरों की सफाई करते हैं तो बड़ा रूम होता है, उसमें पहले सोफे पड़े हैं, फोटोज पड़ी है, कपड़े पड़े हैं, चारपाई पड़ी है, बेड पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, सारा सामान भरा पड़ा है। उसमें आप है ना जाकर बोलना, कुछ भी शब्द बोलना, तो आपको कोई खास आवाज नहीं सुनाई देगी, कुछ भी आपको सुनाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आपने वो पूरा रूम खाली कर दिया, पूरा रूम खाली है, कुछ नहीं है उस रूम में, पूरा रूम खाली किया, उसके बाद में आप उस रूम में बोलना, आप बोलकर चुप हो जाओगे, लेकिन क्षणिक समय के लिए, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए आपको अपनी ही आवाज वहां पर गूंजती हुई सुनाई देगी या घूमती हुई आपको सुनाई देगी। वो ही आपका क्या है, अनुरणन है। तो प्रतिध्वनि जैसा यही है। तो अब समझो इस बात को, समझ में आई मेरी बात, वही है, ध्वनि का हॉल की दीवारों, छतों, फर्शों में बहुत परावर्तन होता है। इसी के कारण ही ध्वनि स्रोत को आप एकदम बंद कर दोगे, कर देने पर भी हॉल में एकदम से ध्वनि बंद नहीं होती, कुछ समय तक ध्वनि सुनाई देती है, और यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, अनुरणन कहलाती है। क्लियर? अनुरणन क्या है कि जब आप ध्वनि स्रोत को एकदम बंद कर दोगे तो ही आपको कुछ समय तक ध्वनि सुनाई देती है। प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, खुले हॉल में जाकर जोर से चिल्लाना, किसी का भी नाम लेकर, अब उसका नाम आपको कुछ देर तक गूंजता हुआ सुनाई देगा, वही आपका है अनुरणन। ठीक है, चलिए अब अगला है अनुरणन काल क्या है। तो काल आ गया यहां पर, तो वहां पर समय की बात हो गई, तो वह समय जिसके दौरान यह ध्वनि सुनाई देती है। आप तो बोलकर हॉल, आप जैसे हॉल में गए और आपने हॉल में बोल दिया कुछ भी, किसी का नाम लिया और जोर से चिल्लाकर बोल दिया, खाली हॉल है, आप तो बोलकर चुप हो गए। अब वहां पर कुछ देर तक आपको नाम वो गूंजता हुआ सुनाई देगा, तो वो जो समय है, यानी कि आपको कितनी देर तक नाम सुनाई दिया है, वो कितनी देर तक उस नाम का अनुरणन हुआ है, कितनी देर तक, और वही जितनी देर हुई है, यानी कि वो जितना समय बीता है, वही आपका है अनुरणन काल। क्या है, अनुरणन काल। इसका मान आपको सीधी सी याद रखना है, तो 0.53 v बटा में a, t बराबर 0.53 v अपॉन में a, इसका मान है। ठीक है, कैसे निकाला है देख लेते हैं। इसका अनुरणन काल का मान है हॉल का आयतन, कि जिस हॉल में आप चिल्ला रहे हो या किसी का नाम ले रहे हो, उस हॉल का आयतन कितना है, और कुल अवशोषित क्षेत्रफल, यानी कि ध्वनि का कितना ध्वनि का अवशोषण हुआ है, वो क्षेत्रफल निर्भर करेगा। तो गणना द्वारा इतना प्राप्त हुआ है, ये याद रख लेना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। हॉल में अनुसरण काल 0.8 सेकंड से अधिक है, यानी कि आपको जो ध्वनि सुनाई देगी ना, वो 0.8 सेकंड से अधिक सुनाई देगी। कितनी? 0.8 सेकंड से, देखा जाए तो 1 सेकंड से भी कम। 0.8 सेकंड से एक बात और कनेक्ट करता हूं, जो दिल की धड़कन है वो भी लब डब होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? लब डब। इसमें भी 0.8 सेकंड का समय लगता है। क्लियर? चलिए, 0.8 सेकंड से अधिक है तो वक्ता द्वारा दिए जाने वाले भाषण, अब इसका एग्जांपल है कि आप किसी हॉल में एग्जांपल दे रहे हो या भाषण दे रहे हो, तो स्पष्ट धुनाई, स्पष्ट सुनाई ध्वनि आपको है, सॉरी भी मैंने धुनाई बोल दिया ना, क्या करूं, शब्दों का मिस्टेक हो जाता है। चलिए दोबारा देखते हैं इसको। गणना द्वारा आपको 0.53 प्राप्त हुआ। ठीक है, हॉल के अनुसरण काल होता है 0.8 सेकंड, इसका हॉल का दिया हुआ है और ये गणना से प्राप्त हुआ है, तो आप याद रख लेना। से अधिक है, अगर किसी हॉल का इससे मान ज्यादा है
तो वक्ता द्वारा दिए जाने वाले भाषण स्पष्ट सुनाई नहीं देते, यानी कि 8 से ज्यादा है तो आपको स्पष्ट सुनाई ध्वनि है वो नहीं देगी। इसलिए दीवारों पर अवशोषक पदार्थ या क्षेत्रफल कम या ज्यादा करके अनुसरण काल को समायोजित किया जाता है। अगर 0.8 सेकंड से ज्यादा है ना आपका अनुसरण काल, तो आपको जो ध्वनि है वो स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। तो इसको एडजस्ट करने के लिए या तो क्या किया जाता है, दीवारों पर अवशोषक पदार्थ लगा दिए जाते हैं। कैसे? ध्वनि को अवशोषण करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। बताऊंगा क्या क्या होते हैं। या क्षेत्रफल को कम कर दो, ज्यादा कर दो, कैसे भी करके इसको एडजस्टमेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल है आपके पास, अब देखो एग्जाम्पल क्या है। सिनेमा हॉल में अनावश्यक अनुसरण को रोकने के लिए हॉल की दीवारें खुरदरी बनाई जाती हैं। देखना भाई, दीवारें कैसी होती हैं? खुरदरी होती हैं, ठीक है। वह मोटे सैरंध्र पदरों को जो आपको पर्दे होते हैं वहां से ढका जाता है। पहले तो हॉल की क्या करेंगे, दीवारें खुरदरी बना देंगे, बाद में मोटे सैरंध्र पर्दे होंगे वो लगा देंगे, वो क्या करेंगे, ध्वनि का अवशोषण करेंगे। अब एक एग्जाम्पल मेरे जो अभी अभी दिमाग में आया वो मैं आपको बता देता हूं। सर बताइए, आप है ना एक काम करना, अब तो वैसे नहीं होता, कच्चे मकान जो थे ना, जो कच्चे ईंटों के घर बनाए जाते थे, वो जो रूम होता है ना उसमें ध्वनि का अवशोषण बहुत होता है, उसमें आपको ध्वनि गूंजती हुई सुनाई नहीं देती। लेकिन वहीं जो पक्के मकान होते हैं, सीमेंट वगैरह की होती है, रंग वगैरह की होता है, वहां पर ध्वनि आपको गूंजती हुई सुनाई देती है। देखना कभी, ठीक है। कच्चे मकानों की अपेक्षा पक्कों मकानों में ध्वनि का अनुसरण ज्यादा होता है, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल बन जाता है। इसलिए ध्वनि का अवशोषण हो जाती है और मूल ध्वनि हमें साफ सुनाई देती है। तो जो सिनेमा घर होते हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है, सिनेमा हॉल में अनावश्यक अनुसरण को रोकने के लिए हॉल की दीवारों पर क्या होता है, खुरदरी बनाई जाती है, जो मोटे सैरंध्र पदरों जो आपके पर्दे होते हैं वहां से ढक दिया जाता है। इसलिए ध्वनि अवशोषित हो जाती है और हमें मूल ध्वनि सुनाई देती है। एक दो एग्जाम्पल हो रहा है। फर्श का काला होना, जैसे अपने फर्श बनाते हैं तो उसको भी काला करते हैं, और बादलों का गर्जना भी क्या है, आपका एक अनुसरण अभिक्रिया है। ये अनुसरण है। तो इसमें ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बातें नहीं है, बहुत ही आसान सा है, बस थोड़ा सा लिखा हुआ ज्यादा है, बस और कुछ नहीं है, नॉर्मल बातें वो आपको पता है। और मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने 2 शब्द हैं जो शब्दों में मेरे बोलने में मिस्टेक हुई है जल्दबाजी में, क्योंकि वही बात है ना, कुछ शब्द जुबान से फिसल जाते हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो फिर भी किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो वीडियो के अंदर आप कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।